Assalamu alaikum. Today I will tell you about genomic imprinting. Now, what is genomic imprinting? Actually, in genomic imprinting, कोई भी जो जीन होता है उसे साइलेंस कर दिया जाता है थ्रू डीएनए मिथाइलेशन. फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक डीएनए का सीक्वेंस है और इधर हम मिथाइल ग्रुप जब अटैच कर देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? डीएनए मिथाइलेशन कहेंगे. अल्लाह और वो वाली जगह जहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है वहाँ पे जो जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते बल्कि वो साइलेंस हो जाते हैं. तो इसलिए ये जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जीन की जो कॉपी होती है वो एक्सप्रेस होती है. या तो वो मदर की एक्सप्रेस होती है और फादर की एक्सप्रेस नहीं होती, वो सप्रेस हो जाती है क्योंकि फादर में इम्प्रिंट होता है, मिथाइलेशन हो जाती है. और सम टाइम या फिर फादर की एक्सप्रेस होती है और मदर की सप्रेस हो जाती है बिकॉज जो मदर के वहाँ पे जो जीन्स होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं बाय डीएनए मिथाइलेशन. फॉर एग्जांपल, नॉर्मल केस में हमारे पास ऐसा होता है कि ये मेल और फीमेल दोनों नॉर्मल है, तो इनसे आगे दो लील्स जो हैं आते हैं, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है. तो हम क्या कहते हैं कि इनमें से जो एक लील है वो एक्टिव है और जो दूसरे वाला लील है वो क्या है? इम्प्रिंटेड है. बेसिकली इधर दूसरे वाले पे इम्प्रिंट अप्लाई किया गया है. तो इसी तरह जब हमारे पास म्यूटेंट मेल होगा, यानी कि जो मेल है वो क्या है? म्यूटेंट है, तो इसमें भी हमारे पास दोनों से लील आएंगे. इधर जो फीमेल है वो क्या है? नॉर्मल है और मेल म्यूटेंट है. तो क्या होता है कि जो मेल वाला लील है उस पर तो इम्प्रिंट अप्लाई हो गया, यानी कि ये एक्सप्रेस ही नहीं होगा. लेकिन जो फीमेल वाला लील है उसमें कोई म्यूटेशन आ जाती है या किसी वजह से ये क्या हो जाता है? साइलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक्सप्रेस नहीं होते, तो इसलिए कोई भी फिनोटाइप शो नहीं होती. तो अब हम जब देखें कि जब हमारे पास फीमेल इफेक्टेड होती है और मेल क्या होता है? नॉर्मल होता है, तब क्या होता है कि जो मेल से अलील आ रहा है वो क्या है? नॉर्मल है लेकिन वो इम्प्रिंटेड भी है. और जो फीमेल से अलील आ रहा है वो अफेक्टेड है. तो जो मेल से अलील आ रहा है वो एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन जो फीमेल से अलील आ रहा है इधर वो एक्सप्रेस हो जाएगा. तो इस तरह जो नॉर्मल तो इम्प्रिंटेड था, लेकिन जो एक्सप्रेस हुआ वो कौन सा था? म्यूटेटेड था. इसलिए जो फिनोटाइप होगी वो क्या होगी? म्यूटेटेड फिनोटाइप होगी. बेसिकली जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है ये एक एपिजेनेटिक फिनोमेना है. अब एपिजेनेटिक्स क्या है? बेसिकली जेनेटिक्स ये कहती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डीएनए का सीक्वेंस है. तो जेनेटिक्स में ऐसा होता है कि जब डीएनए का सीक्वेंस चेंज होता है तब कोई डिजीज़ या म्यूटेशन आती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ATC था, इधर जो ए है वो रिप्लेस हो जाता है टी से. जब इधर ये रिप्लेस हो जाते हैं दोनों तब क्या आ जाती है? कोई म्यूटेशन आ जाती है. ये क्या कहती है? जेनेटिक्स कहती है कि जब डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाता है तब उसमें कोई म्यूटेशन आ जाती है. लेकिन एपिजेनेटिक्स क्या कहती है कि सीक्वेंस यही रहे, इधर कोई भी एक ही जगह कोई भी चेंजिंग ना आए, ATC रहे, लेकिन फिर भी कोई डिजीज़ या म्यूटेशन शो हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? एपिजेनेटिक्स कहते हैं. बेसिकली ये होता कैसे है कि ये जो डीएनए सीक्वेंस था, इधर तो डीएनए सीक्वेंस चेंज हुआ था लेकिन इधर डीएनए सीक्वेंस चेंज नहीं होता बल्कि इधर मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वाले जीन्स इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते और उसके नतीजे में कोई डिजीज़ या म्यूटेशन शो हो जाती है. तो बेसिकली जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है ये एक एपिजेनेटिक फिनोमेना है, ये आपने याद रखना है. और वैसे पहले तो ये सोचा जाता था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली एक्सप्रेस होते हैं. जैसे ये फॉर एग्जांपल मदर है, मदर के जीन्स हैं और ये किसके हैं? फादर के हैं, पैटर्नल जो होते हैं. तो पहले ये सोचा जाता था कि ये दोनों जो हैं इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. जो डिफरेंट
क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो अलील मदर का एक्सप्रेस होगा या फिर फादर का एक्सप्रेस होगा। बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें मदर का अलील एक्सप्रेस होता है लेकिन फादर का कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता। और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिनमें फादर का अलील एक्सप्रेस होता है लेकिन मदर का एक्सप्रेस नहीं होता, वो मिथाइलेटेड होता है। तो एपिजेनेटिक्स की आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है कि इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए विदाउट चेंजिंग इट्स सीक्वेंस। जैसे इधर इसका सीक्वेंस चेंज किए बगैर जो फिनोटाइप में चेंजिंग आई है, इसे क्या कहते हैं, एपिजेनेटिक्स कहते हैं। यानी इधर कौन सा ग्रुप अटैच हुआ था, मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ था। अब मिथाइलेशन बेसिकली होती क्या है? मिथाइलेशन एक इम्प्रिंट है जो कि डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। और जब ये अप्लाई कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो डीएनए होता है वो वाला एरिया जो होता है वहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते। इस वजह से इधर जीन क्या हो जाते हैं, साइलेंस हो जाते हैं। साइलेशन का जो इम्प्रिंट है ये कब अप्लाई होता है, गैमीटोजेनेसिस के थ्रू। यानी जब एग और स्पर्म जो है की फॉर्मेशन होती है, ये तब भी इम्प्रिंट अप्लाई हो जाता है कि कौन से सेल जो हैं वो मैटरनली एक्सप्रेस होंगे और कौन से जो हैं वो पैटर्नली एक्सप्रेस होंगे। इसलिए ये सारा जो डिफरेंशियल अलील एक्सप्रेशन है कि वो मैटरनली एक्सप्रेस होगा या पैटर्नली एक्सप्रेस होगा, ये जो है जितने भी बॉडी के सोमैटिक सेल्स हैं या फिर उनमें होता है या फिर किसी स्पेसिफिक टिश्यू में होगा या फिर स्टेजेस ऑफ जब डेवलपमेंट होती हैं तब ये होता है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो बेसिकली जो 80 ह्यूमन जीन्स हैं उन पे इम्प्रिंट अप्लाई होता है, ये नाउन है। ये एमसीक्यूज भी इम्पोर्टेंट है कि कितने ह्यूमन जीन्स हैं, जो कि नाउन है, एटलीस्ट 80 ह्यूमन जीन्स हैं। अब इधर ये भी आपने याद रखना कि वो वाला रीजन जहाँ पे मिथाइलेशन अप्लाई की जाती है, यानी कि जहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, उस रीजन को क्या कहते हैं, डिफरेंशियली मिथाइलेटेड रीजन। अब जो डिफरेंशियली मिथाइलेटेड रीजन है इसमें कुछ ऐसे रीजन भी इंक्लूड होते हैं जो कि जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं और क्या कहते हैं, ICRS। ठीक है, ये थी मिथाइलेशन की, कैसे जो है मिथाइल ग्रुप इधर अटैच होता है। अब अगर हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की एविडेंसेस देखने के लिए दो एग्जांपल जो हैं यूजुअली हम यूज़ करते हैं, वो दो कौन सी हैं, एक है प्रेडर विलाई और एंजलमैन सिंड्रोम और जो सेकंड है वो है बैकविथ वेडमैन एंड रजल सिल्वर सिंड्रोम। ये दोनों आपने याद रखने हैं। इनका ये आपने याद रखना है कि जो प्रेडल विलाई और एंजलमैन सिंड्रोम है ये क्रोमोसोम नंबर 15 पे होता है और जो दूसरी है बैकविथ वेडमैन एंड रजल सिल्वर सिंड्रोम ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है, 11P पे, और ये 15Q पे। ये MCQs भी आ सकता है। जैसे ये कौन सा क्रोमोसोम नंबर 15 है और इसका ये वाला रीजन Q11 से Q13 तक रीजन है, ये वाला रीजन इसमें इन्वॉल्व होता है प्रेडर विलाई या फिर एंजलमैन सिंड्रोम में। लेकिन जो दूसरी वाली ये वाली है बैकविथ वेडमैन वाली डिजीज, इसमें क्रोमोसोम नंबर 11 इन्वॉल्व होता है। अब अगर हम प्रेडर विलाई और एंजलमैन सिंड्रोम को डिस्कस करें तो आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो प्रेडर विलाई वाला जीन होता है ना वो हमेशा फादर के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो मदर के ऊपर कभी भी प्रेजेंट नहीं होता। प्रेजेंट होता है लेकिन उधर कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता, ये हमेशा फादर का ही एक्सप्रेस होता है। तो अगर कभी कभार ऐसा हो कि ये जो प्रेडर विलाई जीन है ये एक्सप्रेस ना हो और ये साइलेंस हो जाए, तो फिर क्या होता है कि ये वाला जो प्रेडर विलाई जीन है ये क्या होगा, एब्सेंट होगा इंडिविजुअल में, जिसकी वजह से इसे क्या कहेंगे, प्रेडर विलाई सिंड्रोम। हम मदर की बात करें तो मदर में कौन सा वही एरिया होता है और मदर में कौन सा वहाँ पे जीन एक्सप्रेस होता है, एंजलमैन जीन एक्सप्रेस होता है। और ये भी आपने याद रखें जो एंजलमैन जीन है
ये सिर्फ मदर में एक्सप्रेस होता है, ये फादर में एक्सप्रेस नहीं होता। ये इसका उल्टा है। ये जैसे आपने पी से पैटर्नल और प्रेडर विलाई सिंड्रोम ये याद रखना है, और एम से मैटरनल और एंजलमैन में भी क्या आता है, एम आता है। तो इससे आपने ये याद रखना है कि मैटरनली कौन सा जीन एक्सप्रेस होता है, एंजलमैन, और पैटर्नली कौन सा जीन एक्सप्रेस होता है, प्रेडर विलाई जीन। तो अब अगर हम मैटरनली कहें कि जो एंजलमैन जीन है अगर ये एक्सप्रेस ना हो, ये वाला साइलेंस हो जाए, तो फिर क्या होगा, जो इंडिविजुअल होगा उसमें जो एंजलमैन जीन है वो अब्सेंट होगा। तो जब ये अब्सेंट होगा तो फिर कौन सा सिंड्रोम होगा, एंजलमैन सिंड्रोम। ये आपने याद रखना है। तो अब ये आगे क्या है, यूनिपेरेंटल डाइसोमी। यूनि का मतलब होता है एक, पेरेंटल मीन पेरेंट, डाई मीन टू, सोमी मीन क्रोमोसोम या अलील। अब इसमें क्या होता है कि यूनिपेरेंटल डाइसोमी में दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं वो या तो फिर फादर के आ जाते हैं और मदर का एक भी नहीं आता। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसी जीन की बात करें, हमारे पास दोनों क्रोमोसोम कौन से आ गए हैं, प्रेडर विलाई के आ गए हैं, और मदर का एक भी नहीं आया, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, एंजलमैन जीन क्या इसमें हो गया, एब्सेंट हो गया है। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये कौन सा सिंड्रोम है, एंजलमैन सिंड्रोम है। यानी कि अगर पैटर्नल डाइसोमी है, अगर सिर्फ फादर वाले दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं तो फिर मदर वाला एक भी एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इसका मतलब जो एंजलमैन जीन है इसमें एब्सेंट है, इसे क्या कहेंगे, एंजलमैन सिंड्रोम। तो सेम इसी तरह अगर इसका उल्ट होगा, जब हमारे पास दोनों मैटरनल डाइसोमी होगी तब दोनों अलील जो है एंजलमैन वाले जाएंगे। तो कोई भी ऐसा अलील नहीं जाएगा जो कि प्रेडर विलाई वाला होगा। तो इसका मतलब उसमें जो प्रेडर विलाई वाला जीन है एब्सेंट है, तो कौन सा उधर सिंड्रोम होगा, प्रेडर विलाई सिंड्रोम होगा। यानी कि जब मैटरनल डाइसोमी होगी तब प्रेडर विलाई सिंड्रोम होगा, क्योंकि जो प्रेडर विलाई जीन है ये उधर एक्सप्रेस नहीं होगा, सिर्फ मदर वाला एक्सप्रेस होगा। तो ये आपने याद रखना है, ये बेसिक है। अगर आपको इसकी समझ आएगी तो फिर ही आगे से आएगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला अलील है ये फादर का है, पेरेंटल है, और जो ये वाला अलील है ये मदर का है, यानी कि मैटरनल अलील है, ठीक है। तो इनमें ये वाला जो रीजन है ये इस रीजन पे प्रेडर विलाई जीन प्रेजेंट होता है, और जो ये वाला रीजन है इसमें एंजलमैन का जो जीन है ये प्रेजेंट होता है। अब हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो फादर का होता है वो नल होता है, उसमें सिर्फ जो प्रेडर विलाई जीन है वही एक्सप्रेस होता है, इधर मदर का कोई भी एक्सप्रेस नहीं होता, प्रेडर विलाई वाला। और जो एंजलमैन जीन है ये जो रेड वाला था ये सिर्फ मदर का एक्सप्रेस होता है, फादर का एक्सप्रेस नहीं होता। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये फादर वाले में प्रेडर विलाई जो है ये एक्सप्रेस होगा और मदर वाले में एंजलमैन एक्सप्रेस होगा। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा हो कि ये जो फादर वाले में जो पी वाला रीजन है ये डिलीट या फिर साइलेंस हो जाए, तो फिर जाहिर है जो आगे सिर्फ ये वाला एक जाएगा, सिर्फ एंजलमैन वाला जाएगा, और जो ये वाला जीन है ये इधर एब्सेंट है। अब यानी कि प्रेडर विलाई जीन इधर एब्सेंट है, तो इधर कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, प्रेडर विलाई सिंड्रोम। इसी तरह अगर हम मदर में देखें, अगर मदर वाला ये जो एंजलमैन वाला जीन है अगर एक्सप्रेस ना हो, तो फिर क्या होगा कि सिर्फ जो फादर वाला जीन है प्रेडर विलाई जीन आगे जाएगा, लेकिन जो एंजलमैन वाला जीन है ये आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब कि जो एंजलमैन वाला जीन है वो इधर डिलीट हो गया है, इधर नहीं प्रेजेंट। तो जब एंजलमैन वाला जीन प्रेजेंट नहीं होगा तो इसे क्या कहेंगे, एंजलमैन सिंड्रोम। आई थिंक आज के लिए ये इतना इनफ है। इसका जो आगे वाला हाफ पार्ट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।